हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। पहला पार्ट मैंने बनाया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ये दूसरा पार्ट है ब्रेन मैप का, जिसमें कि आप बात किया जाएगा फोर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका रिवीजन किया जाएगा। तो ये है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स है, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू चार्ज, है ना, व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, तो वो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो मैंने पहला केस लिया है, तो V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा होगा इसका। तो साइन थीटा, थीटा 90 हो गया, तो वैल्यू हो गया F का वैल्यू हो गया क्यू वी बी। ठीक है, तो F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो यहाँ पे फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो F इज परपेंडिकुलर टू V और F इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को हम फेंक देते हैं तो ये कैसा पाथ करेगा, सर्कुलर, क्योंकि फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, हमेशा एक सेंटर की तरफ लगेगा। फोर्स हमेशा एक सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर काइनेटिक वर्क डन जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। दैट इज नो चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को अगर v स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करता रहेगा। ठीक है, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो कि किसी चार्ज पार्टिकल Q को आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, बस ऐसे करके छोड़ दो, वो रेस्ट में है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता है। ठीक है, वो कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता। अगर वो मान लो कि तुमने 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर फेंक दिया, ठीक है, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा। तो क्या करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, बस वो डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इस केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लो। नेक्स्ट है, इसे मुझे निकालना है रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ रेडियस निकालने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जो कि लगेगा क्यू वी बी, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा mv²/r। तो r क्या हो जाएगा, mv/qb। तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है 2πr/v, और r इक्वल टू यहाँ से पुट करो तो आंसर आ गया टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हो गया 1/टाइम पीरियड qb/2πm। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी का क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ा दो, अगर वेलोसिटी को बढ़ा दोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक ही चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसी चार्ज पार्टिकल को का वेलोसिटी मैंने इंक्रीज कर दिया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या रेडियस इंक्रीज करेगा तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं। टाइम पीरियड जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि 2πm/qb है। तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी, ठीक है, बढ़ गया ना। वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बट टाइम उतना ही लेगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये याद रखो, स्टेटमेंट में कभी कभी आ जाता है कि, है ना, कि वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो बताओ कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। नेक्स्ट है, इसमें आ जाओ। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ठीक है, इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर फेंके तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो सर्कुलर पाथ को लेगा। ठीक है, अब सर्कुलर का किस तरह का पार्ट लेगा, पूरा पार्ट लेगा, आधा पार्ट लेगा, थोड़ा सा पार्ट लेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले सेंटर निकालना है। ठीक है, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b करके। v क्रॉस b, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, v क्रॉस b, और वही सेंट्रीफ्यूगल प्रोवाइड करेगा। तो मान लो कि वेलोसिटी इधर है, तो v ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं,
पहले वाले के डायरेक्शन में हाथ को रखते हैं और दूसरा वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में कर्ल कर लेते हैं। तो पहला वेक्टर वेलोसिटी है इधर ऐसे रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर तो अंदर कर्ल कर दिए, थंब गया ऊपर, है ना, थंब किधर गया ऊपर। तो पहले हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, ये रहा सेंटर मेरा, हमेशा यही करेंगे, ठीक है, जहां भी निकालना हो ये है। तब इसको सेंटर मान के सर्कल अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है बताओ कितना, क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच टाइम, है ना, स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम स्पेंड करेगा ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ से थीटा, जब ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज पार्टिकल आया तो यहाँ पे थीटा कितना रोटेट किया, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा यहाँ से जो सेंटर पे एंगल बनाया वो कितना बनाया, पाई 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी। तो पाई पाई कट गया तो टाइम, स्मॉल टाइम कितना गया, टाइम पीरियड बाय 2, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई एम बाय क्यूबी। यहाँ रख लोगे 2 पाई एम बाय क्यूबी, तो पाई एम बाय क्यूबी हो गया टाइम, क्लियर है। जैसे मान लो कि इस तरह का चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे फेंका गया है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऐसे बना रहा है तो पहले मैंने क्या कहा कि निकाल लो सेंटर। सेंटर कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इधर है, मैग्नीट्यूड इधर है, v क्रॉस b, है ना, जिधर v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा उधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, वही प्रोवाइड करता है सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो यहाँ से इस तरह से v क्रॉस b है, ये रहा v, मैग्नीट्यूड फील्ड अंदर v क्रॉस b, ये रहा थंब, है ना। तो तुम्हें पता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हें क्या पता है कि जो ये फोर्स है v क्रॉस b, मतलब क्या होगा, ये हमेशा फोर्स जो होगा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ये तो हमेशा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। तो यहाँ तुम देख सकते हो v ऐसे है तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b जो होगा v पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये रहा v हुआ ये, और v क्रॉस b v पे परपेंडिकुलर, खींच लो लाइन, ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ये वाला, है ना, ये पूरा 90 हो गया। तो ये v क्रॉस b सेंटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ दो, जैसे ऐसे गया, यहाँ से ऐसे ही निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, अगर तुम देख सकते हो, अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वेलोसिटी है तो ये क्या है, रेडियस है ना, सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, इस तरह से है ना, ये 90 डिग्री होगा। अभी तुम ये 90 डिग्री है तो ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा पता चल गया, ये पूरा 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा हटा देंगे तो ये वाला जाएगा थीटा। और अगर ये थीटा हो गया तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिए। तो ये बाहर भी जो ऐसे करके निकलेगा यहाँ से, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, सिमेट्री होगा, तो ये भी थीटा। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाया, 2 थीटा। मान लो कि ये डिग्री में है तो उसको मैंने रेडियन में कर दिया, पाई बाय 180, ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, जस्ट लाइक दिस, है ना। ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड कर लिए, इंटू टी कर दिए, टाइम निकाल लिए। मान लो जैसे कि मुझे थीटा इक्वल टू यहाँ पे दिया रहता, ये मान लो ये थीटा जो है, ये थीटा रहता तुम्हारा 60 डिग्री मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या रह देता है 60 डिग्री इंटू टाइम बाय 180 इक्वल टू टाइम, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो ये हो गया टाइम बाय 3, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 पाई एम बाय क्यूबी, यहाँ पे रख लेंगे तो टाइम निकल जाएगा कितना स्पेंड, इसने मैग्नेटिक फील्ड में किया है, क्लियर है। उसी तरह से मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है कि देखो इस तरह से डॉट डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी देखो v इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो v क्रॉस b करेंगे, v मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में कर्ल करो ऐसे, तो नीचे गया तो इस डायरेक्शन में, है ना, ये गया v क्रॉस b का डायरेक्शन। तो सेंटर फाइंड आउट कर लिए, ये रहा, जिसको ज्वाइन कर दिए वो रेडियस बन गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन किया, क्या बन गया रेडियस। तो सिमेट्रिकल इधर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से गया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सिमेट्रिकल यहाँ से निकल गया, ठीक है। उसके बाद तुम देख सकते हो, फिर वही कहानी करेंगे कि मुझे पता है कि ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये भी सिमेट्रिकल से, है ना, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पे कितना बना 2 थीटा, तो क्या 2 थीटा लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो इस बार मूव किया है वो इस तरह से मूव किया है ना, तो ये एंगल ये वाला मूव किया है, ये वाला,
तो 2 पाई मतलब 360 में से 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा डिग्री में, रेडियन में करेंगे तो पाई बाय 180, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी कर देंगे। यहाँ से सेम टू सेम वैसे निकाल देंगे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन बदल दिया, अब आ जाएगा डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, अगर हम इसको ऐसे फेंकें तो उससे डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले वाला प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा इधर लिया था, मतलब काफी दूर तक, दिस इज ग्रेटर देन द mv बाई क्यूबी, मतलब रेडियस से बड़ा था, तो ये यहीं पे डिफ्लेक्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या मैंने किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये जहां तक रीजन है उसका जो विड्थ लिया है वो mv बाई क्यूबी से कम लिया है। mv बाई क्यूबी से कम लेने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा रेडियस से छोटा लिया है, इसका मतलब रेडियस से अगर मैंने इसका विड्थ छोटा लिया है ये पूरा रेडियस तो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, जिस तरह से इसने यहाँ पे कंप्लीट किया ये कर ही नहीं पाएगा, तो कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ से है, फिर से सेंटर फाइंड आउट करेंगे, ऐसे mv बाई क्यूबी ये रहा, तो यहाँ से v क्रॉस b है ना, v क्रॉस d ये रहा सेंटर, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ से सीधा ऐसे निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करो, है ना, तो ये यहाँ से जितना भी ये लेंथ ज्वाइन करेंगे वो क्या है, रेडियस है, तो ये हो गया मेरा रेडियस। अब देखो हॉरिजॉन्टल मैंने फेंका था ऐसे और गया वो फाइनली कैसे, ऐसे, तो डिविएशन कितना है, एंगल ऑफ डिविएशन बोलो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलो, कितना डिफ्लेक्ट किया हुआ है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका था और फाइनली क्या ऐसे, तो यही थीटा एंगल वो मूव किया। ठीक है, ये थीटा एंगल ये डिफ्लेक्ट किया। अगर ये थीटा है तो वर्टिकल, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल को पीछे बढ़ाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बोल सकते हो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, और ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, तो रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा 90 डिग्री है ये वाला, है ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया तो साइन थीटा क्या होगा, p बाय एच, तो p कितना है, ये रहा p है विड्थ यानी कि t, और h क्या है r, तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स t बाय r, और r इक्वल टू क्या होता है, mv बाय क्यूबी, तो यहाँ पे रख सकते हो, है ना, साइन इनवर्स t और r का वैल्यू रख दो mv बाय क्यूबी, ये आ गया। और तुमसे पूछ लेगा तो थीटा निकाल लोगे। ठीक है, तो इस पे बाद में आते हैं, पहले इसको करते हैं। अब देखो अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल के बारे में जानना होता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, ज्यादा, तो अल्फा जो होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हीलियम 2 4 हो गया, तो मास कितना हो गया, मास हो गया, इसका मास नंबर कितना है 4, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा, और Q इक्वल टू उस पर चार्ज है तो वो पॉजिटिव, वो न्यूक्लियस है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 E होगा, है ना, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज होगा E, ड्यूट्रॉन क्या होगा, ड्यूट्रॉन हो गया 1s2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया, उसका मास हो गया 2mp, चार्ज हो गया E, ट्राइटियम में से हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, ये मास नंबर होता है ना 4, तो 4 मास नंबर अगर है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग सेम होता है, तो इसलिए उसको 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू न्यूक्लियस का मास यानी कि मास ऑफ हीलियम हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास चार्ज हो गया। सर इससे क्या करना चाहते हो, यहाँ समझ में आ जाएगा। रेडियस जो है वो यहाँ पे क्या है, mv बाई क्यूबी। ठीक है, mv बाई क्यूबी, mv क्या है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटा होता है, तो रेडियस इक्वल टू हो गया मोमेंटा डिवाइड बाय q इंटू बी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि अगर मोमेंटा सेम है, दो चार्ज पार्टिकल है जिसका कि मोमेंटा सेम है, तो रेडियस का रेशियो बताओ क्या होगा, रेडियस का रेशियो बताओ क्या होगा। जैसे मान लो कि अल्फा पार्टिकल ले ले और प्रोटॉन ले ले, तो बोला गया है कि मोमेंटा सेम है, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया, तो r1 बाय r2 इक्वल टू q2 बाय q1। अब इस तरह से यहाँ से जो भी ले, ये सेकेंड ले लो, ये 1 ले लो, तो यहाँ से q2 यानी कि e/2 कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये चार्ज को यूज करके, है ना, इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, √2m बाई क्यूबी। तो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है। मास कैसे लिखे ऊपर समझ में आ गया, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है तो दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, और ये चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू रख दो, चार्ज ऊपर गिवन है। अब ये आ गया वोल्टेज का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर से पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो बताओ कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो यहां से निकाल लेंगे। ठीक है,
अब ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है। हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स के रेडियस के बारे में पूछ ले, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दे। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है चार्ज अगर मॉलिक्यूल्स को फेंकेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो टेम्परेचर चेंज कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, है ना। तो वो यहाँ पे करके फिर रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये कहानी था तुम्हारा F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। तो देखो इसमें नेक्स्ट है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, डेविएशन। इसका मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इधर छोड़ दें, है ना, v वेलोसिटी से छोड़ दें, तो वो कोई डिविएशन नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को डिविएट करता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं लाता है। तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा। तो पाथ कैसा लेगा ये, यहाँ पे इस तरह से, दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना, पाथ लेगा स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है। केस 3 में क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच के एंगल मान लो कि हमने थीटा लिया, ठीक है, तो इस वेलोसिटी का जो एंगल होगा, इधर होगा v cos थीटा कंपोनेंट, इधर होगा v sin थीटा। जो v cos थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, पैरेलल है। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो v cos थीटा होगा वो तो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और इस v cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पीड को मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करता है, वो सीधा v cos थीटा से मूव करता चला जाएगा। और ये जो v sin थीटा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो कैसा पाथ लेता है, सर्कुलर। तो ये होगा, है ना, सेंटर अगर तुम देखो तो ये v है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर होगा सेंटर, ठीक है, अंदर होगा सेंटर और सर्कल होगा इस तरह से, है ना, मतलब इस तरह से होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में सर्कल होगा और एक्स के डायरेक्शन में वो मूव करता जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रेडियस अगर पूछा जाए तो रेडियस किसके वजह से आ रहा है, v sin थीटा, जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू भी इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे कौन है, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। अगर मान लो कि हम इसके साथ थीटा दे देते तो क्या होता है यहाँ पे, एम बी कॉस थीटा, यानी कि ये जो वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो वेलोसिटी लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या हो, परपेंडिकुलर। पिच क्या होता है, पिच होता है कि एक टाइम मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में वो कितना आगे बढ़ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट किया, और ये जब एक ऐसे करके घूमा, फिर जब यहाँ पे आया तो ये जितना आगे बढ़ गया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v cos थीटा जो कि उसको आगे मूव करा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, इनटू कितना टाइम लगेगा, वन टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल करने में टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb, ये हो गया तुम्हारा पिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है v इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो बताओ कि रेडियस क्या होगा, ये क्या होगा। स्टूडेंट इसको देख के समझ लेता है कि हेलिकल पाथ है, ये हेलिकल पाथ नहीं है, क्योंकि जो ये v1 और v2 है इसका दोनों में से कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तभी तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये v1 जो है वो x डायरेक्शन में, v2 जो है y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड k डायरेक्शन में, माइनस k यानी कि नीचे है, अंदर है ना, z डायरेक्शन में। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये पाथ नहीं करेगा हेलिकल, ये सर्कुलर पाथ करेगा। इसका जो स्ट्रेट, इसका जो पाथ होगा, इधर देखो, इधर v1 है, इधर v2 है, इसका रिजल्टेंट आ गया इधर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर रूट अंडर, है ना। तो v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b, तो सेंटर हो गया इसका कहीं इधर, है ना। तो इसको सेंटर बना के इस तरह से एक सर्कल पाथ बना लो। तो रेडियस क्या हो गया, एम बी नेट कितना हो गया, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू बी, टाइम पीरियड वही हो गया क्यू बाई क्यू बी। अब v इक्वल टू देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 i कैप प्लस v2 j कैप और b है तुम्हारा b नॉट j। अभी तुम देख सकते हो कि जो वेलोसिटी का है ना v2 कंपोनेंट है जो कि y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, y डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कराएगा। ये वाला जो होगा v2 वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करता चला जाएगा। और v1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, आपस में
परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कराता है, सर्कल, तो ये कराएगा सर्कुलर और ये कराएगा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, एम बी बाई एम बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर कौन है, V1 जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्यू बाई क्यू भी हो गया। अब देखो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं दूसरा, इसमें इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। रेडियस मुझे जानना है कि कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, है ना, तो किसी t टाइम में कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना इसका। तो देखो पहले इसका निकाल लेते हैं सर्कल। अब सर्कल कैसे निकालेंगे समझना, पहले इसको अकॉर्डिंग बनाओ क्वेश्चन। तो ये V1 वेलोसिटी इधर है, V2 J कैप में है, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड J में है, ऐसे है, ठीक है। अभी तुम देख सकते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इस एक्सिस को तुम रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेके जाना है। हम क्या करेंगे, देखो ये इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको रोटेट कर दो ऐसे करके, है ना, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, बट मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मुझे अंदर लेके जाना है, तो इसको इस एक्सिस को ऐसे रोटेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वाई एक्सिस अंदर घुस जाएगा और जेड एक्सिस ऐसे पहुंच जाएगा। तो हम ये बनाया है जेड एक्स ये, क्योंकि हम ताकि हम सर्कल को प्लेन पे ड्रॉ कर सकें इसीलिए। अदरवाइज क्या होगा कि V जो इधर है, V1 जो इधर है, V क्रॉस B, देखो V क्रॉस B ऐसे, तो सेंटर यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अगर सेंटर यहाँ पे आ जा रहा है तो सर्कल इस प्लेन पे बनेगा, तो इसलिए मुझे इस बोर्ड पे बनाना है। दैट्स पे मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर कर दिया, ठीक है, मतलब रोटेट कर दिया 90। तो जेड एक्स ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस आ गया यहाँ पे, ये आ गया एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब देखो V1 जो है वो किधर है, एक्स एक्सिस में है। अब देखो V और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इधर हो गया, सेंटर यहाँ पे हो गया और इस तरह से सर्कल कर गया, बात समझ में आया। और ये जो V2 है वो अंदर जा रहा है, यानी कि देखो ये तुमको क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है, सर्कल ऐसे, और ये एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे फिर अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। अंदर क्या है, Y है, तो अंदर चला जाएगा ऐसे करके, अंदर मूव करता चला जाएगा, ठीक है। और ये सर्कल है, तभी तो ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ऐसे मान लो कि अभी मुझे t टाइम में निकालना है कोऑर्डिनेट, तो ये V1 ये मान लो कि यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बनाया थीटा, अगर एंगल बनाया, यहाँ पे पार्टिकल्स आया, तो ये ऑरिजिन ये है तुम्हारा, है ना यहाँ पे। तब तुम देख सकते हो कि ये अगर r है तो ये कंपोनेंट हो गया r साइन थीटा, तो x हो गया r साइन थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक r cos थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक r cos है, r ये r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा हो गया, ठीक है। और y तो V2t है, डायरेक्ट t टाइम में पूछा है, क्योंकि y तो अंदर जा रहा है ना, तो अंदर तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, अंदर तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो y s बराबर ut डायरेक्ट लिख लो, खत्म। वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो s बराबर ut, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ गया x y z। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन अभी पढ़ रहे हैं। जैसे E0 B0 आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर इसी डायरेक्शन में E0 B0 हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो केस 1 लिए है कि चार्ज को मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ रख दिया। तो बताओ कि सब कुछ बताओ कि कितना टाइम, इतना डिस्टेंस में कितना वेलोसिटी होगा, कितना टाइम लगेगा, इतना जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो Q और M को अगर रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो कौन लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो ये जो मूव करेगा आगे वो किसके वजह से करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करेगा। तो F इक्वल टू क्या हो गया, QE0 हो गया, और F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE0 बाय M हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ गया। तो सारा इक्वेशन तुम वो 3 इक्वेशन जो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का लगा सकते हो। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रखे थे उसको 2as, अब x हो गया तो वेलोसिटी हो गया, जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेलोसिटी आ गया। अगर टाइम पूछ ले तो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख लेंगे, s पता ही है, हाफ at स्क्वायर कर देंगे। अगर वो पूछा है कि इतना डिस्टेंस पे कितना टाइम लगेगा, क्लियर है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, और किस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आपस में कितना एंगल है। सिर्फ बोला कि जब चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया
तो वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो जब रख दिया और वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, बोला फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन। तो क्यों, क्योंकि जब वो प्लेस्ड रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो मूव किया होगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम ही होता है, तो इसका मतलब उधर ही जब वो मूव किया वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अब देखो समझ रहे हो ना कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कोई स्पीड में चेंज ही नहीं लाता है, वो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लाता है, ठीक है। नेक्स्ट है v इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मैं वेलोसिटी ऐसे कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री है। अभी तुम देख सकते हो कि इधर v है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो v अक्रॉस b, तो सेंटर किधर चला गया, अंदर चला गया, ठीक है। तो अगर अंदर चला गया तो सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, इस प्लेन में, मतलब YZ प्लेन में बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर मूव कराएगा। ये जो इलेक्ट्रिक, देखो मैंने वेलोसिटी इधर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया, तो ये तो पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो सर्कुलर तो करेगा, तो सर्कुलर करेगा इस तरह से, है ना, YZ प्लेन में। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना x डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, उसको इस तरह से खींच के लेके जाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा वैसा जिसका कि वो स्पीड चेंज करता जाएगा। जब स्पीड चेंज हो जाएगा इस डायरेक्शन में तो पिच भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिच होता है v इंटू टाइम पीरियड, तो पिच भी हमेशा चेंज होगा। देखो r इक्वल टू क्या होगा, mv बाई क्यूबी, mv परपेंडिकुलर, तो v और b में परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट आ गया। अब देखो x एक्सिस में तुम देखो तो QE नॉट बाई एम ए इक्वल टू QE नॉट बाई एम, तो ये एक्सेलरेशन आ गया इस डायरेक्शन में। तो अगर पिच देखें पहला पिच, तो पिच होगा पहला ये वाला, है ना, एक साइकिल, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके फिर यहाँ पहुंच गया, तो पिच 1 हो गया। तो एस बराबर क्या होगा, एस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये एक कंप्लीट साइकिल लगा यहाँ पे, तो हाफ a कितना है, एक्सेलरेशन ये रहा, और टाइम पीरियड t स्क्वायर। समझना है, इसके पहले जब पीछे बताया था तो एक्सेलरेशन नहीं था, तो एस बराबर ut डायरेक्ट लिखते थे, है ना, u इंटू टाइम पीरियड लिख लेते थे। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में कितना है, 0 है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे फेंका था, तो इधर तो कोई वेलोसिटी है नहीं, 0 है इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो u 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर, t है टाइम पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड। पिच 2 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, फिर यहाँ पहुंचे, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पहुंचे, तो ये दूसरा वाला। तो दूसरा वाला अभी धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सलेटेड है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो एक ही सर्टेन टाइम पीरियड में वो क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये पिच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके पहले जो पढ़े थे यहाँ जनरल में, पिच सब जगह क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था और टाइम पीरियड भी फिक्स था, क्योंकि 2 पाई एम बाई क्यू भी, है ना, वो फिक्स था। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2t, ये हुआ t, ये हुआ यहाँ से यहाँ 2t, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम डिस्टेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा, एस बराबर u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a 2t का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस कर देंगे इसको, पिच 1 को कर देंगे, पिच 1 कितना है, हाफ इतना, इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो पिच 2 आ गया, पिच 3 इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो पिच आ गया। अगर तुम्हें डिस्टेंस भी सिर्फ डिस्टेंस पूछ दे, बताओ कि 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो डायरेक्ट लगाओ ना, u तो 0 है, इधर हाफ a आ गया, और टाइम पीरियड बोल दिया, हाफ a t स्क्वायर, सिंपल, क्लियर है। तो इस तरह से आ गया, रेडियस भी आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू भी होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तुम किस तरह से फेंकते हो नहीं फेंकते हो, वो मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो इसके बारे में आगे अभी और बात करेंगे, क्लियर है। आ जाओ, देखो नेक्स्ट में क्या है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो होगा रिटार्डेशन होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो इस तरह से जाएगा, फिर पिच क्या होगा, कम होता जाएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फिर रिटर्न होगा, है ना, इस तरह से फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मान लो कि पूछा गया फाइंड x व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच, है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया QE नॉट बाय m, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस, तो यहाँ से आ गया v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a हो गया, ये x हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाए, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, या फिर x आ गया कि कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है।
मान लो कि मैंने इस तरह से कर दिया कि वेलोसिटी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस v का दो कंपोनेंट हुआ, इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा, ठीक है। तो v sin थीटा जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी हो गया रेडियस। और पिच 1 अगर तुम देखो तो ये पिच 1 हो गया, दिस इज पिच 2 हो गया, तो पिच 1 कितना हो गया v cos थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक देखो एक कंप्लीट साइकिल यहाँ हो गया इंटू टाइम पीरियड हाफ एटी स्क्वायर, पहले ऐसा। लेकिन इस बार क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा है, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ा। पिच 2 में जब करोगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे क्या v cos थीटा इंटू 2t, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2t प्लस हाफ ये लिखोगे। फिर इस पिच 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे v cos 2t होगा, यहाँ पे t है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो t आ जाएगा। तो ये पिच 2 कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया, फिर ये हो गया मैंने पहले ऐसा। अब है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। दूसरा फोर्स पे चलते हैं, जब व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स आई एल क्रॉस बी। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे मान लो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स आई एल बी, यानी कि आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन किधर है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 है, तो फोर्स कितना हो गया आई एल बी, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि इस तरह से L1 है, L2 है, L3 है, इस तरह से फोर्स लिखना है, तो फोर्स हम क्या लिखेंगे वेक्टर एडिशन, टोटल फोर्स का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, बट वेक्टोरली तो हम ऐड कर सकते हैं, तो इस पे वेक्टर क्या लिखेंगे आई L1 क्रॉस बी, आई L2 क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे माने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो रहा है, ये कहानी है, ठीक है। इसलिए सब ये कंडक्टर ये कंडक्टर ये कंडक्टर सभी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म, अगर हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। अभी तुम देख सकते हो दिस इज L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर, तो इस वेक्टर का है ना पैरेलल, तुम्हें पता है, तुम्हें ये क्या कहते हैं पॉलीगन रूल, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो गया। दिस क्या है L वेक्टर मान लिए, तो दिस वेक्टर का समेशन क्या हो गया L वेक्टर, तो इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 कैसे निकालेंगे, सिंपल इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देंगे और इनिशियल टू फाइनल वेक्टर करेंगे, वही तुम्हारा L वेक्टर है। कि L जो तुम्हारा है यहाँ पे आई एल बी, L जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसीलिए मैंने सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा और बाहर कर दिया। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो L तुम्हारा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो इस पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, इसलिए मैं इसे कर पाया। फिर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, तो इस पूरे को है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हटा के ऐसे डाल सकते हैं, जो इस पे फोर्स लगेगा वही इस पूरे सिस्टम पे लगेगा। बात समझ में, जैसे अगर ये देखें पूरा सर्कुलर है ये, है ना, पूरा एक कंप्लीट लूप है, तो लूप है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, करंट अगर कहीं से स्टार्ट होता है वहीं पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तीनों केस में फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इसे मान लो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, 2 एम्पियर ऐसे गया तो ऐसे चला गया 2 एम्पियर करंट, है ना, ये 4 मीटर है, ये 2 एम्पियर, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है यानी कि यूनिफॉर्म है, तो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम इस वेक्टर से। ये रहा इनिशियल, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट, यहाँ तक गया, तो इनिशियल टू फाइनल, तो इसको हम इस पूरे सिस्टम को इस कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका लेंथ कितना हो गया 5 मीटर, और जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इस कंडक्टर में फ्लो कराएंगे 2 एम्पियर। तो फोर्स कितना हो गया आई एल बी, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 डिग्री है, तो आई एल बी फोर्स हो गया इतना, ठीक है। अब डायरेक्शन देखें, इस दोनों पे अगर मिला के मुझसे पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लगेगा, तो मुझे ये पता चल गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से फोर्स जो होगा आई एल क्रॉस बी होगा, तो एल किधर है, ये मतलब ये रहा एल, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन नहीं करंट का डायरेक्शन, ऐसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एल क्रॉस बी ऐसे, तो इधर चला गया, है ना, एल क्रॉस बी। तो इसको अगर यहाँ पे दिखाएं इस पूरे फिगर में, तो आई एल क्रॉस बी ऐसे आया, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये है और ये है 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो देख एक्स भी लिख दिया वाई भी लिख दिया। एफ इक्वल टू क्या है यहाँ से 20 टेस्ला, यहाँ रख लो वैल्यू, और थीटा की वैल्यू यहाँ से तुम्हारा 53 डिग्री है, यहाँ भी रख लो, तो तुम्हारा माइनस आई और माइनस जे, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे एफ एक्स
प्लस एफ वाई। ठीक है, तो आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। तो मतलब ये समझाया कि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स मतलब ये है सर्किट है, मान लो कि ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और तुमको बोल दिया कि ये ए है और ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस तुमको दे दिया है ना, इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें मान लो 2 मीटर दे दिया, करंट ऐसे से गया और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्ट इसको इसे ज्वाइन करो और ये लेंथ दिया हुआ है और जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है यहाँ पे कराओ। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो। क्लियर है, सेम टू सेम। तो ये याद रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इस तरह से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है कि इसे मान लो कि I1 करंट है, I2 करंट है, दो पैरेलल वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे निकालना है इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल है, इस इन्फिनाइट वायर है, इस I1 की वजह से ये d डिस्टेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इन्फिनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2πd। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है ना, ये क्रॉस में है, म्यू नॉट I1 बाई 2πd। तो इस वायर का करंट किधर है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो L क्रॉस B इधर है ना, तो L ये हो गया और I2 है ना, IL भी होता है ना फोर्स, I2 L और मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे रख दिए। क्लियर है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आ गया। उसी तरह से इस पे निकालोगे तो वो भी ऐसे आ जाएगा है ना, इस पे मैग्नेटिक फोर्स, इस पे इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और फोर्स लगेगा तुम्हारा ये। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे स्क्वायर लूप है, ये इन्फिनाइट वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लूप मैंने दिया है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये L डिस्टेंस है, ये A है। तो देखो इस सेक्शन में देखो, सबसे पहले ये सेक्शन में देखो, अगर जितना x डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं, यहाँ भी हम एक x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले सकते हैं, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों जगह सेम होगा। तो क्या होगा कि इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस सेक्शन पे, इस पे L इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर है, इसके वजह से है ना, तो ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, ये दोनों आपस में क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो इस तरह का एलिमेंट मुझे हर जगह सिमेट्रिकल मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये आपस में कैंसिल आउट करेगा, तो ये वाला सेक्शन नीचे वाले सेक्शन से क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। बट ये और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, अपोजिट तो है बट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड है, F1 माइनस F2, इस पे इधर लगा फोर्स, इस पे इधर लगा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L क्रॉस B इधर, L इधर और L इधर, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स इधर, F1 माइनस F2। अब F1 कैसे लिखेंगे, इस फोर्स लिखना है तो IL भी, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है I1, ये कितना डिस्टेंस है A, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I बाई 2πL, ये है ना, यहाँ से लेके हर सेक्शन का डिस्टेंस कितना है L है, तो यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा और वो आएगा म्यू नॉट I बाई 2πL, जो कि I की वजह से आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 2πL प्लस है, ये L ये A, L प्लस A हर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे दोनों जगह F1 माइनस F2 कर देंगे, फोर्स निकल गया। अब यहाँ पे तुम देखो तो अगर इस तरह से वायर कर दें तो इसके वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि x का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ से r का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो म्यू नॉट I बाई 2πd होता है ना, तो हर जगह चेंज हो रहा है वैल्यू। तब क्या होगा, df हो जाएगा I1, मतलब इसमें करंट हमने I1 किया है, I1L। अब इस छोटा सा सेक्शन में निकाल लेंगे, ये हो गया dx, और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, x पे गए dx एलिमेंट लिए और x पे जाके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, म्यू नॉट I बाई 2πx। तो x पे dx पे बहुत छोटा चेंज है, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड को dx में यूनिफॉर्म मान सकते हैं, और वो होगा कितना, म्यू नॉट I बाई 2πx। तो फोर्स जब लिखेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो म्यू नॉट I1 बार हो गया, 2π बार हो गया, 1 बाई x dx है ना। अब ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है L, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना A प्लस L। तो x का वैल्यू पहला एलिमेंट हमको यहाँ मिलेगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ, लास्ट एलिमेंट यहाँ मिलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा L और x मिले A प्लस L, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू ये आ जाएगा। टेंशन है, टेंशन देखो यहाँ पे अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखते हो, करंट कैरिंग वायर रखते हो, तो फोर्स तो जीरो होता है बट टेंशन जीरो नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो मेरा हाथ इधर से कोई इक्वली फोर्स से इधर खींचे और इधर भी खींचे, ठीक है, इक्वल फोर्स से, तो हम तो कहीं मूव नहीं करेंगे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बट मेरे अंदर टेंशन आएगा कि नहीं, खिंचाव आएगा कि नहीं, हाँ आएगा। तो वही यहाँ तो खिंचाव आएगा, नेट फोर्स जीरो है बट यहाँ पे खिंचाव आएगा, तो टेंशन कितना आएगा,
तो टेंशन निकालने के लिए मैंने बहुत छोटा सा सेक्शन यहाँ से कट किया, बस थोड़ा सा बड़ा से दिखाए हैं बट है बहुत छोटा, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने ये लिया, इधर टेंशन टी लगा, इधर टेंशन टी लगा, वर्टिकल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये थीटा वर्टिकल यहाँ पे होगा, अल्टरनेट एंगल से क्या ले सकते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, ये पूरा सर्कल का ये पार्ट है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, है ना, ये रेडियस और ये वाला पार्ट 90 है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, इधर का भी टी साइन थीटा। अब ये बहुत छोटा है ना, दिखाए बड़ा है तो दोनों सेंटर की तरफ लग रहा होगा, बहुत छोटा सा चेंज है यहाँ पे, है ना, मतलब एकदम इस तरह से है और दोनों सेंटर की तरफ लगेगा ऐसे, तो वो कितना लगेगा 2t साइन थीटा, है ना। और तुम देखो तो ऊपर लगेगा ILB, करंट ऐसे है ना, एयर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऊपर लगा ILB, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं 2t थीटा I। अब L क्या है, आर्क लेंथ ये वाला, तो तुम देख सकते हो कि ये R है तो ये वाला R थीटा हो गया, ये भी R थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू L बाई आर, L इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये थीटा ये हो गया थीटा इंटू आर, ये भी हो गया थीटा इंटू आर, ये हो गया 2 इंटू थीटा इंटू आर, है ना, ILB B हो गया। अब यहाँ से देखो 2 थीटा थीटा कट गया तो टेंशन कितना आ गया BIR, है ना। तो इसको याद भी रख सकते हो, टेंशन है यहाँ पे, मतलब अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए मान लो इस तरह से वायर है ना, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में करंट ऐसे करके छोड़ दिया तो बताओ क्या होगा, तो धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तुम देख सकते हो L क्रॉस B, तो हर जगह बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। मान लो कि मैंने करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया इस डायरेक्शन में, है ना, ये भी क्लॉकवाइज कर रहे थे, अभी एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, तो L क्रॉस B तो सेंटर की तरफ लगेगा ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे तुम अगर देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐसे ये पेन है, ठीक है, पेन में इस तरह से करंट ऐसे जा रहा है, अलोंग द पेन ऐसे जा रहा है, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में। अगर फिर उसको मैंने ऐसे कर दिया, क्रॉस साइन दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हो सकता है पूछ दे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, कि ये बैलेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने दिया हुआ है, तो मुझे समझ में आता है कि L क्रॉस B करना है, तो ठीक है, तो L किधर है, अंदर है, तो अंदर हमने रख दिया, अंदर है ना, इस तरह से मैंने अंदर रख दिया अपना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो L क्रॉस B इधर लगा ना, IL क्रॉस B इस डायरेक्शन में लगा, समझा। तो ये हो गया IL क्रॉस B। अब L क्रॉस B क्या होगा, L पे भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो समझ में आता है क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। तो L क्रॉस B यानी कि ILB, देखो यहाँ पे ये B ये L है, ये है ना, तो L पे भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो होगा तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही होगा ताकि वो B पे परपेंडिकुलर हो सके और L पे भी परपेंडिकुलर हो सके, है ना, L क्रॉस B होता है। तो ILB इधर हो गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ILB का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ILB cos थीटा, ठीक है, और इसका मास m है तो नीचे क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, tan आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जो थीटा तुम्हें दिया रहेगा, IL सब मान लो दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया तो बता देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फोर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क का, ठीक है। थैंक यू सो मच।